जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज का मेरा टॉपिक है कि आईपीएल की टीम पैसे कैसे कमाते हैं। जैसे कि आईपीएल आप लोगों का टाटा आईपीएल 2022 26 मार्च से शुरू होने वाला है। तो इसके लेकर मैं एक वीडियो बना रहा हूं जिसमें पूरा आईपीएल के प्रति आपको नॉलेज दिया जाएगा कि उनका बिजनेस का शेड्यूल क्या है, वो पैसे कैसे कमा पाते हैं। आपको टीम बीडिंग माने टीम को खरीदने से लेके प्लेयर को खरीदने से लेके पूरा प्रोसेस आईपीएल का ए टू जेड बिजनेस शेड्यूल बता देंगे। तो मेरे इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। आईपीएल के टीम पैसे कैसे कमाते हैं, आपने ये तो जरूर सोचा होगा। आईपीएल का बिजनेस करने का तरीका या मॉड्यूल क्या है, यह सब आपको बताया जाएगा। अगर किसी के पास पैसे होते हैं तो वे जाकर आईपीएल की टीम खरीद सकता है, या कुछ स्पेसिफिक लोग या कंपनी ही होती है जो आईपीएल की टीम खरीद सकती है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, प्लेयर कैसे सेलेक्ट होते हैं, और इतना पैसे लगाने के बावजूद भी आईपीएल टीम पैसा कैसे कमा लेती है। ए भाई, जरूर ये बात सही है कि यदि कोई भी बिजनेस में पैसा लगाता है तो उससे प्रॉफिट कमाने के लिए ही लगाता है, उसका व्यू प्रॉफिट ही रहता है। तो इतना पैसा खर्च करने के बाद भी कैसी टीम पैसे कमा लेते हैं, तो आपको बताते चलते हैं। टीम खरीदने के दो ही तरीके होते हैं। पहला तरीका तो यह है कि जो टीम ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है या है, उनके ओनर से जाके बात करके उनके शेयर कुछ खरीद सकते हैं। जैसे एलआईसी ने किया। एलआईसी ने 6% शेयर खरीद लिए चेन्नई सुपर किंग्स के। और दूसरा तरीका है वेट करें कि बीसीसीआई जब अनाउंस करे नई टीम लॉन्च करने का, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आप पैसे लेकर पहुंच गए तो आपके लिए टीम बना दी जाएगी। बीसीसीआई को जब टीम ऐड करनी होती है, दूसरा तरीका है, जब बीसीसीआई को टीम ऐड करनी होती है वह एक प्रोसेस फॉलो करती है। जब बीसीसीआई जब बीसीसीआई इनवाइट करती है टीम खरीदने के लिए, तो वही टीम अप्लाई कर सकती हैं जिनकी कंपनी की वैल्यूएशन या जिनकी वैल्यूएशन 3,000 करोड़ से ज़्यादा हो। क्योंकि वैल्यूएशन को आप मोटा मोटी ऐसा समझ सकते हैं कि यह कंपनी कमाने की माने कंपनी की कमाने की क्षमता, यदि उसे कंपनी को बेचा जाए तो उससे कितना पैसा मिलेगा, रेवेन्यू और प्रॉफिट के बेसिस पे यह डिसाइड होता है। जब बीसीसीआई इनवाइट करती है तो एलिजिबिलिटी वाली कंपनियां जो होती है उनको आईटीटी यानी इन्विटेशन टू टेंडर खरीदना होता है, जिसका कॉस्ट होता है कम से कम 10 लाख रुपया प्लस जीएसटी। कम से कम 10 लाख रुपया प्लस जीएसटी। यह नॉन रिफंडेबल फी होता है, जो कि जिसके सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे होते हैं कि यदि आप आईटीटी खरीदोगे तो आपको 10 लाख रुपया लगेगा, और जो भी टैक्स है गवर्नमेंट का वो सब लगेगा, और यह वापस नहीं होगा। इसके बिना आप आईपीएल की बीटिंग प्रोसेस यानी उसकी नीलामी बोली में शामिल नहीं हो सकते हैं। तो में आप बैठ नहीं सकते हैं, बिना इसके आईटीटी के आप नीलामी में बैठ भी नहीं सकते हैं। आईटीटी तो किसी दुकान पे तो मिलती नहीं है, इसके लिए आपको ईमेल करना होता है। जैसे कि इस बार बीसीसीआई ने किया 2021 में, जिसको भी आईटीटी चाहिए था उसको 5 अक्टूबर 2021 से पहले ईमेल करना होता था, जो कि था ITT-IPL2021@bcci.tv पे। ज़रूरी नहीं है कि आपने आईटीटी खरीद लिया तो आप बिडिंग प्रोसेस में यानी नीलामी की प्रक्रिया में बैठ ही जाएंगे। बिना किसी नोटिस, बिना किसी फिकेशन के, बिना आपको सूचित किए आपका आईटीटी कैंसिल किया जा सकता है। और इसमें जो भी कंपनी आईटीटी खरीद के अप्लाई करती हैं, ईमेल करती हैं, उनको शॉर्टलिस्टेड किया जाता है आगे के बिडिंग प्रोसेस के लिए।
उनको मौका मिलता है बीटिंग में बैठने के लिए। जो टीम उसमें शॉर्ट लिस्टेड होती है वो आगे बैठ जाती है। उनका एक बेस प्राइस होता है, उनका एक बेस प्राइस होता है। अब मानिए कि कोई भी एक क्रिकेट का ना सवाल है, वो भी इंडिया लेवल का, जो कि पूरा वर्ल्ड देखता है आईपीएल, तो 1700 से 1900 करोड़ के बीच में होता है। उनका एक बेस प्राइस होता है जो लगभग आपको खरीदना है तो 1700 से 1900 करोड़ के बीच में खर्च बैठेगा। इसलिए आप देखे होंगे नीता अंबानी, शाहरुख खान, प्रीति जिंटा और भी बहुत सारे एक से एक हस्ती लोग खरीदते हैं। कोई छोटे मोटे आदमी लोग नहीं खरीद सकते हैं, कोई छोटे मोटे आदमी लोग नहीं खरीद सकते हैं। तो आपको यह सब क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट आपको बताते चलते हैं हम लोग। इससे कम में तो टीम बेची नहीं जा सकती। इसके ऊपर जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता है, 1700 से 1900 करोड़ के ऊपर जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता है वह टीम उसकी हो जाती है, वह टीम उसकी हो जाती है। जैसे कि इस बार लखनऊ को 7,000 और अहमदाबाद को 5,000 करोड़ से ज़्यादा में बिकी है। इस बार आपके आईपीएल में कुल 10 टीमें खेलेंगी। दो नए टीम आ रहे हैं जो कि लखनऊ और बता रहे, जो कि लखनऊ टीम स्क्वाड है, लखनऊ टीम स्क्वाड है। और नेक्स्ट आपका आ रहा है अहमदाबाद टीम स्क्वाड। टीम खरीदने के बाद आपको प्लेयर्स खरीदने होते हैं। टीम खरीदने के बाद आपको प्लेयर्स खरीदने होते हैं। जैसे यह सब जो है यह सब प्लेयर होते हैं। अब आप टीम खरीद लीजिए। अब मानिए कि अहमदाबाद आप टीम खरीद लिए, टीम के स्क्वाड खरीद लिए। आप इसमें आप प्लेयर खरीदिएगा, खेलने के लिए प्लेयर चाहिए और भी बहुत सारा चीज़ खरीदना पड़ता है। तो आपको धीरे धीरे इस सब के बारे में बताते चलते हैं लोग। टीम खरीदनी होती है, कौन सा प्लेयर, उसके बाद आपको प्लेयर खरीदना होता है। कौन से प्लेयर पर बीटिंग होगी इसके लिए प्लेयर को भी रजिस्ट्रेशन कराना होता है। अब भाई कौन सा प्लेयर पर बीटिंग होगा, हम खेलते हैं तो हम थोड़ी ना अपना जाके हम कहेंगे कि भाई हम खेलते हैं, हमको आईपीएल के टीम में शामिल कर लो। वैसा नहीं होता है। तो प्लेयर्स लोगों का भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। यदि मैं खेलता हूं तो मैं अपने आप को रजिस्टर कर सकता हूं क्या? तो ऐसा नहीं होता है, तो ऐसा नहीं होता है। 3 तरीके होते हैं प्लेयर को अपने आप को रजिस्टर करने के। पहला होता है कैप प्लेयर। पहला होता है कैप प्लेयर। कैप प्लेयर वे प्लेयर होते हैं जो इंडिया टीम के लिए कभी भी एक बार भी वह खेल चुके होते हैं, जीवन भर में एक मैच खेला हुआ होता है कम से कम, उसे कैप प्लेयर कहते हैं। दूसरे होते हैं विदेशी प्लेयर। और तीसरे होते हैं अनकैप्ड प्लेयर। स्टेट एसोसिएशन अपने स्टेट से सेलेक्ट करके भेजती है। अनकैप्ड प्लेयर को स्टेट अपने ओर से खरीद के भेजती है, अपने ओर से सेलेक्ट करके भेजती है। ऐसे करके अराउंड 1100 से 1500 प्लेयर का पूल बन जाता है, जिसमें से 500-600 शॉर्ट लिस्ट होते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हार्दिक पांडे जी, जो कि मेरे एक फेवरेट प्लेयर हैं। उनको हिटर गिटार कहते हैं हम। वह एक अनकैप्ड प्लेयर थे,
जो कि स्टेट रिकमेंडेशन पे आए थे, जो कि आज इंडिया टीम के लिए भी खेलते हैं, जिन्हें ऑलराउंडर के रूप में रखा गया है, जो कि स्टेट के रिकमेंडेशन पर आए थे। जब एक किसान एपीएस मंडी में जाता है तो अनाज की बोली लगानी होती है। वो बोली लगाने वाले साठ घाट कर लेते हैं और किसानों को नुकसान होता है और किसानों को लेकर एमएसपी को डिमांड करते हैं। अब मानिए कि आजकल किसान भत्ते मांग रहे हैं सरकार से। क्या होता है कि मार्केट में कुछ बिचौलिया लोग अपना मुनाफा देख के साठ घाट बना के इतना नाफा तय करके कर लेगा और महंगा दाम में सरकार से वही फसल बेचेगा। तो इसके लिए सरकार को लॉस होता है, एमएसपी उसका भुगतान देना पड़ता है। इसी प्रकार सेम यही चीज़ आईपीएल में ना हो जाए, इसके लिए अब मालूम चले यह ना हो जाए, इसके लिए कुछ उपाय किया जाता है। अब पता चले कि धोनी को 20 लाख रुपया में खरीद लें और टर्न लगा लगा के खिलाएं, इसलिए प्लेयर इस चीज़ से बचने के लिए वो अपना एक बेस प्राइस सेट करते हैं। यह बेस प्राइस 20 लाख से 2 करोड़ के बीच होता है। यह बेस प्राइस 20 लाख से 2 करोड़ के बीच होता है। इसके बाद पूरा प्रोसेस पे प्लेयर्स का कोई कंट्रोल नहीं होता। एक ही टीम पैसा का जोर दिखा के सारे अच्छे खिलाड़ी अपने टीम में रख के वर्ल्ड 11 ना बना दे, इसके लिए भी कुछ उपाय या इंतजाम किए जाते हैं। जिससे नहीं किए जाए तो जिससे खेल का सारा मज़ा किरकिरा हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। इसलिए बिडेन प्रोसेस के कुछ रूल बनाए गए हैं। इसलिए बिडेन नीलामी के प्रोसेस के कुछ रूल बनाए गए हैं। एक टीम में कम से कम 18 और अधिक से अधिक 25 से ज़्यादा प्लेयर नहीं हो सकते हैं, उसका पहला रूल है। और 8 से ज़्यादा विदेशी प्लेयर नहीं हो सकते हैं, और 8 से ज़्यादा किसी भी टीम में विदेशी प्लेयर नहीं हो सकते हैं। हर टीम को एक लिमिटेड अमाउंट दिया जाता है जिसको पर्स करते हैं। हर टीम को एक लिमिटेड अमाउंट दिया जाता है जिसको पर्स कहते हैं, और पर्स की लिमिट होती है, पहले लिमिट 85 करोड़ की थी, अब इसको 90 करोड़ कर दिया गया है। हर टीम के मालिक को 90 करोड़ रुपया दे दिया जाता है। इन्हीं रुपया में उन लोगों को बॉलर, विकेट कीपर, ऑलराउंडर, बैट्समैन सब खरीदने होते हैं। कम से कम 18 ठो और मैक्सिमम 25 ठो खरीदना होता है। इस 90 करोड़ में से 18 से 25 की टीम बनानी होती है। पहले मार्को प्लेयर की बीटिंग होती है। पहले मार्को प्लेयर का मतलब वह होता है वैसे प्लेयर जैसे बड़े खिलाड़ी जैसे विराट कोहली, एमएस धोनी, युवराज सिंह, रोहित शर्मा, यह सब बड़े बड़े खिलाड़ी हो गए, इंडिया के दिग्गज प्लेयर। इनकी ब्रीडिंग होती है और इनका बेस प्राइस कम से कम 2 करोड़ का होता है। और इन सब का जैसे बैट्समैन चाहिए तो बैट्समैन का अलग बीडिंग प्रोसेस होगा, बॉलर का अलग होता है। स्पेशल वो मक्खन होते हैं, वो कीटर होते हैं पूरे। इसमें से प्लेयर सेलेक्ट करना बहुत हार्ड होता है। अब कोई कहेगा कि एबी डिविलियर्स को रखें कि विराट कोहली को रखें कि किसको रखें कि गेल को रखें। अब इसमें से चुनना बहुत मुश्किल होता है। इसी को चुनने के लिए कई टीमें डेटा साइंस का उपयोग करती हैं। कई टीमें किस चीज़ का उपयोग करती है? डेटा साइंस का उपयोग करती है। इसमें प्लेयर के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, प्लेयर्स के परफॉर्मेंस, उनका करियर, उनके कितने रन बने या कैसे वह पिछले मैचों में खेले हैं, पिछले आईपीएल या पिछले वनडे या पिछले T20 में क्या प्रदर्शन किए, उस हिसाब से उनको सेलेक्ट किया जाता है। तो इसको देखने के लिए कहीं टीम डेटा साइंस का उपयोग करती हैं। टीम ओनर बहुत मोटी पैसे देकर डेटा साइंस एनालिस्ट को हायर करती हैं, जो यह रीड करता है कि बाकी फील्ड में भी जो यह रीड करता है कि कौन से प्लेयर
बैटिंग करने के लिए सही होगा, कौन सा प्लेयर बॉलिंग करने के लिए सही होगा, कंपनी को किस प्लेयर को खरीदने से ज़्यादा मुनाफा होगा, यह सब रीडिंग करते हैं डेटा साइंस एनालिस्ट। डेटा एनालिस्ट का उपयोग किया जाता है, आपको तो यह क्लियर हो गया। यही रीज़न है कि डेटा साइंस इतनी पॉपुलर स्किल्स बनती जा रही है, यही क्लियर है कि डेटा साइंस इतनी पॉपुलर स्किल्स बनती जा रही है, जिससे लोग अपनी करियर में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपको भी इस स्किल्स में इंटरेस्ट है तो आप अपग्रेड के जरिए आप भी इस फील्ड में आ सकते हैं और मोटी रुपया कमा सकते हैं। डेटा साइंस का उपयोग केवल क्रिकेट में नहीं, बहुत सारे जगत में होता है, बिजनेस के जगत में। अब डेटा एनालिस्ट और इस कोर्स करने वाले को डेटा एनालिस्ट कहा जाता है। अब प्लेयर्स के ऊपर बोली लगती है, वह भी बहुत कंट्रोल्ड वे में बोली लगती है। 20 लाख से 1 करोड़ का जिनका बेस प्राइस होता है, जिन प्लेयर का 20 लाख से 1 करोड़ का बेस प्राइस होता है, उनका मिनिमम चार्ज, उनका बिडिंग 5 लाख से माने 5 लाख से बढ़ाया जा सकता है। 1 से 2 करोड़ के बिडिंग में 10 लाख से बढ़ा सकते हैं। उनका बोली 5 लाख से लगेगा जिनका बेस प्राइस 20 से 1 करोड़ है, जिनका 2 करोड़ वाले बेस प्राइस वाले प्लेयर का 10 लाख से स्टार्ट होता है। इस तरह से सारे टीम की बिडिंग कंप्लीट होती है। हर साल मिनी बिडिंग होती है। मिनी बिडिंग जो टीम के प्लेयर यूजफुल नहीं लगते हैं उनको रिलीज कर देते हैं। जैसे आप देखे होंगे जो प्लेयर सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलेंगे वह दिल्ली डेविल्स में शामिल हो जाते हैं। सुरेश रैना को कभी हटा दिया जाता है, जो उनको अच्छे नहीं बुझाते हैं ना टीम के ओनर को, वह उस प्लेयर को हटा देते हैं और उनका एक मिनी बीडिंग होता है, फिर से वो बिकते हैं। अब मानिए आपको रिलीज कर दिया गया, आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया गया, अब प्लेयर्स को तो पैसे चाहिए तो अपना दोबारा से वो लोग सेल लगवा लेते हैं। अब और इस रिलीज प्लेयर को और न्यूली एडेड प्लेयर में बीडिंग होती है। हर 3 साल पर मेगा ऑप्शन होता है, हर 3 साल पर एक मेगा ऑप्शन होता है। यह आगे पीछे भी हो जाता है। टीम को 4 प्लेयर छोड़ के सारे टीम को छोड़ना पड़ता है। इस माहौल में टीम को, कोई भी टीम को 4 प्लेयर छोड़ के, वो 4 प्लेयर को रख के बाकी सारा प्लेयर को उसको छोड़ना पड़ता है कि कोई भी खरीद सकता है। टीम खरीदना होता है। स्पाउस स्टाफ होता है। प्लेयर की फी होती है। अब मानिए कि एक टीम का प्लेयर तो आप खरीद लिए, अब प्लेयर्स का फी भी देना होता है, एडमिन चार्ज होता है, ऑपरेशनल कॉस्ट होता है। इसके बाद भी आईपीएल के मैच अलग अलग जगह पर होते हैं तो होटल, फ्लाइट, पूरा ऐश गैस मनाते हैं लोग, समझ गए ना। अब इसका भी खर्चा किसके पास आता है? टीम के ओनर सब के पास आता है। अब मानिए कि हैदराबाद सनराइजर्स हैदराबाद हो गया, चेन्नई सुपर किंग्स हो गया, तो या कलकत्ता नाइट राइडर्स हो गया, तो शाहरुख खान जी उनका सभी एक्सपेंस उठाएंगे। वह जिस होटल में रहेंगे, फ्लाइट से घूमेंगे, जहाँ भी जो भी करेंगे। तो अब बताइए, टीम के मालिक तो इतना पैसा लगा रहे हैं तो वो पैसा निकालते कैसे हैं? और इसके बाद भी टीम जो पैसा कमाती है ना, वह उसमें से भी बीसीसीआई को देना होता है। और इतना पैसा लगाने के बाद भी 20 करोड़ जीतने वाले टीम को मिलता है। इतना पैसे लगाने के बाद भी इतना पैसा लगाने के बाद भी इन मालिकों को मात्र इन मालिकों को मात्र 20 इन मालिकों को 20 करोड़ रुपया 20 करोड़ जीत का पैसा मिलता है। हायर ट्रॉफी उसके और इतना पैसा लगाने के बाद भी 20 करोड़ जीतने वाली टीम को मिलता है। इसके अलग आईपीएल
का बिजनेस मॉडल होता है। कोई भी टीम इसे 20 करोड़ के प्राइज मनी के भरोसे नहीं रहती है। कोई भी टीम 20 करोड़ के प्राइस के भरोसे नहीं बैठी रहती है। आईपीएल की टीम पैसे कैसे कमाती है? तो देखिए, आईपीएल की टीम के पास पहली और मेजर इनकम होती है ब्रॉडकास्टिंग का। आईपीएल की टीम के पास पहली और मेजर इनकम सोर्स होती है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का। जिस चैनल के पास आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स होते हैं, सिर्फ वही चैनल आईपीएल को दिखाती है। जैसे वहीं जैसे कि साल 2008 से 2017 तक ब्रॉडकास्टिंग राइट्स सोनी के पास थे। उस समय आपको आईपीएल देखना होता था तो आप सोनी पे देख सकते थे। इसके लिए सोनी ने 10 साल के लिए 8200 करोड़ रुपए दिए थे। उसके बाद बिडिंग हुई 2018 से 2022 तक के लिए स्टार इंडिया ने 16,347 करोड़ में ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदे। इस पैसे में से 50% बीसीसीआई के पास जाता है और 50% आईपीएल के टीमों में डिवाइड कर दिया जाता है। पहले इस पैसे में से 20% बीसीसीआई को जाता था और 80% टीमें डिवाइड कर लेते थे। धीरे धीरे इसका शेयर बीसीसीआई बढ़ाते गया और 50-50% वो कर लिया। इतना सारा पैसा आखिर ब्रॉडकास्टिंग के लिए देते क्यों हैं? आईपीएल को पूरे आईपीएल को पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। अगर मैं 2019 की बात करूं तो 462 मिलियन लोगों ने आईपीएल को देखा था। और आप जानबे करते हैं, इंडिया में क्रिकेट को लोग ज़्यादा सर पर चढ़ा लेते हैं। कितना आदमी को खाना नहीं पचता है। जब इतना मिलियन लोगों को एक साथ कोई चीज़ देखते हैं तो वहाँ पे अब मानिए कि क्रिकेट आएगा तो सभी घर में उस क्रिकेट ही चलता है। तो वहाँ पे ब्रांड इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब इतना सारे लोग एक साथ देखते हैं तो वहाँ पे ब्रांड इन्वॉल्व हो जाते हैं। मैच के बीच में जो आप 10 सेकेंड का ऐड देखते हैं उसके 12 से 13 लाख मिलते हैं। ऐसा यह अमाउंट बहुत कम लग रहा है, लेकिन जब आप 45 डेज के पूरे इवेंट को जब आप टोटल करिएगा तो यह बहुत बड़ा मुनाफा होता है। तो सारे चैनल बोली लगाने के लिए रेडी रहती हैं। और दूसरा सोर्स ऑफ इनकम होता है टाइटल स्पॉन्सरशिप। आप में देखा होगा आईपीएल को कभी खाली आईपीएल नहीं बोलते हुए, कभी डीएलएफ आईपीएल कहा जाता है तो कभी वीवो आईपीएल तो कभी पेप्सी आईपीएल कहा जाता है। आजकल आईपीएल को टाटा आईपीएल कहा जाएगा। इस साल आईपीएल को टाटा आईपीएल कहा जाएगा। आईपीएल को केवल उनके नाम के बजाय उनके कंपनी अपने नाम के साथ बुलवाने के लिए काफ़ी पैसे देती है और हर कंपनी चाहती है अपना नाम जोड़ना, इसलिए उसकी बोली लगती है, जिसे टाइटल स्पॉन्सरशिप कहते हैं। 2008 से लेकर 2012 तक डीएलएफ ने आईपीएल के बजाय डीएलएफ आईपीएल बोलने के लिए 200 करोड़ रुपए दिए और उसके बाद उस 3 साल के लिए पेप्सी ने 396 करोड़ दिए। उसके बाद वीवो ने 2199 करोड़ रुपए दिए। 2018 से 2022 के बीच बोलने के लिए वीवो ने कितने रुपए दिए थे? 2199 करोड़, 3000 करोड़ रुपए खर्चा किए थे। चाइना इंडिया विवाद के कारण यह जिम्मेवारी टाटा को दे दी गई, इसलिए इस साल से टाटा आईपीएल बोलेगा तो हर साल टाटा को 300 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। इसका जो भी रेवेन्यू आता है, रेवेन्यू मतलब टोटल जो भी इसका कमाई आता है, माने इस सब का उसका 60% बीसीसीआई रख लेती है
और 40% टीमों में डिवाइड कर देती है। जो भी 8 टीम 10 टीम होती है उनमें डिवाइड कर देती है। जिस ग्राउंड में मैच होता है उस ग्राउंड में टिकट प्राइस क्या रहेगा यह होम टीम डिसाइड करती है। एवरेज माने एवरेज एक ग्राउंड में एक दिन के मैच का 5 करोड़ टिकट के बेच के कमाई होता है, जिसमें से 80% होम टाउन की टीमें रख लेती है और बाकी की 20% पर्टिकुलर ग्राउंड का एसोसिएशन को दे दिया जाता है। जैसे मानिए कि कोई भी स्टेडियम उसके ओनर को मेंटेनेंस के लिए गेम खिलाने के लिए दे दिया जाता है। यदि टीम का आप टी शर्ट पहनते हैं तो उसमें आप कोई लोगो या नाम देखेंगे तो उसके लिए ब्रांड पैसे देती है। जैसे बाउंड्री ऑफ पे, विकेट पे, हेलमेट पे, बैट पे, एम्पायर की टी शर्ट पे, जहाँ जहाँ नाम देखेंगे किसी कंपनी का उसके लिए पैसे मिलते हैं। फोकट में तो कोई लेके घूमेगा नहीं। उनके बैट पर भी लिखा रहता है सीएट टायर, अपोलो टायर, नेरोलैक। तो ये सब लेके बतिया उन लोगों को बराबर हो जाता है। टीम के ओनर अपने टीम के प्लेयर से दूसरे कंपनी के ऐड भी करवा के पैसे कमाते हैं। टीम के जर्सी पे जो ऐड होता है उससे भी टीम के ओनर के पास पैसे आते हैं। उसके बाद भी हर टीम ओनर के खुद के ब्रांड और प्रमोशन होते हैं। अब नीता अंबानी है, उसका रिलायंस का ट्रेड्स है, रिलायंस है, जियो है, तो सबका प्रचार करवाएगी कि नहीं करवाएगी। कलकत्ता नाइट राइडर्स है तो शाहरुख खान भी प्रचार करते हैं और कलकत्ता नाइट राइडर्स गौतम गंभीर बाकी सभी प्लेयर से भी प्रचार करवाते हैं। वे अपनी टीम के जो भी टीम ओनर होते हैं वो अपनी टीम के जो भी टीम से है उनसे माने एडवर्टाइजमेंट करवाती हैं, ऐड कराती हैं। टीवी पर देखते हैं जैसे प्रचार आता है जियो धन धनाधन। उसके बाद हर टीम की अपनी मर्चेंटी होती है। जैसे टीम की नाम की टी शर्ट, बैग्स, किट्स, अलग अलग प्रोडक्ट जो बिकते हैं इसका सारा पैसा टीम के ओनर के पास जाता है। इसके बाद सबसे लास्ट में जाता है विनिंग अमाउंट पे। विनिंग टीम को 20 करोड़ मिलते हैं और रनअप को 12.5 करोड़ मिलते हैं और जो टीम हार जाती है उनको 8.7 करोड़ मिलते हैं, जिसमें से 50% टीम के ओनर रखते हैं और बाकी के 50% प्लेयर में डिवाइड कर देते हैं। बाकी के 50% किस में डिवाइड कर देते हैं? प्लेयर में डिवाइड कर देते हैं। भले ही कई अरेंजमेंट में बीसीसीआई टीम के रेवेन्यू में से यानी पूरा उनके कमीनी के सोर्सों में से हिस्सेदारी रखता है, लेकिन उसके बाद भी फाइनल जो टीम कमाती है वह सब अपना टैक्स वैक्स छाट उठ के जो भी टीम कमाती है उसमें से भी 20% शेयर बीसीसीआई को देना होता है। फिर भी टीम के ओनर बहुत दिल से चाहते हैं कि टीम जीते जाए, एटलीस्ट कम से कम टॉप 4 में तो पहुंच ही जाए। वह इसलिए क्योंकि जो यह 4 टीम क्वालिफाई करती है फाइनल के लिए या सेमीफाइनल के लिए तो बाकी टीम के मैच तो बंद हो जाते हैं, लेकिन इन 4 टीम की मैच खेलने को मिलता है एक्स्ट्रा मैच, मतलब एक्स्ट्रा कमाई, एक्स्ट्रा टिकट, एक्स्ट्रा स्पॉन्सरशिप, यानी एक्स्ट्रा पैसे आते हैं। दूसरा कायदा का फ़ायदा यह है कि जब टीम टॉपअप में पहुंचती है तो उसका ब्रांड वैल्यू बढ़ जाता है। दूसरा कायदा का फ़ायदा यह है कि जब टीम पहुंचती है फाइनल में तो उसका ब्रांड का वैल्यू बढ़ जाता है। उसके बाद उसके ज़्यादा पैसे मिलते हैं। ब्रांड और एडवर्टाइजमेंट के लिए जो पैसे सीएसके लेती है, अब भाई ध्यान से सुनिएगा भाई, जो पैसे सीएसके प्रचार करने के लिए लेगी वह पैसे पंजाब लेगी क्या? नहीं लेगी। उस दोनों में फ़र्क रहता है। दूसरी चीज़, टॉप 4 टीम को
चैम्पियंस में जाने के चैम्पियंस में जाने को मौका मिलता है। जैसा कि मैंने बताया कि वहां जाने पे उनको एक्स्ट्रा मैच खेलने को मिलता है, तो जो प्रॉफिट आईपीएल तक रहता है वहाँ पे मैच खेलने के बाद बढ़ जाता है। खुद शुरू के 10 साल आईपीएल टीम घाटे में रही। यही वह टाइम था जब डेक्कन चार्जर्स अपने टीम के खिलाड़ी को सैलरी तक नहीं दे पा रही थी। इसलिए बीसीसीआई ने डेक्कन चार्जर्स को टर्मिनेट करके सनराइजर्स हैदराबाद बना दिया। बाकी टीम टिकी रही, इनके पास खुद के ब्रांड और प्रोडक्ट थे। अब आइए, शाहरुख खान है तो वह एक आईपीएल के भरोसे थोड़ी ना बैठे रहते हैं। प्रीति जिंटा वो खुद हीरो हीरोइन है। अब नित्या अंबानी है या बहुत सारे हैं जिनका यह आईपीएल टीम का यूज करके या यहाँ तक पहुँच कर स्टार टीम ने ब्रॉडकास्टिंग को 2 गुना 3 गुना दाम में खरीदने लगा, तो बाकी एडवर्टाइजमेंट के प्राइस वहाँ पे बढ़ गए। अब मानिए कि स्टार टीम ने देखा कि भाई बहुत सारा इसमें इंडिया का क्रेज़ कुछ ज़्यादा ही है। जो हम लोग यहाँ होता है वही चीज़ पाकिस्तान में भी होता है, लेकिन इंडिया में लोग अलग तरीके से देखता है लोग कि मेन इनकम स्पॉट एडवर्टाइजमेंट के प्राइस वह बढ़े जो आईपीएल के खिलाफ है। उनका कहना है, कुछ लोग आईपीएल के खिलाफ हैं, उनका कहना यह है कि मेन इनकम इनका स्पॉट फिक्सिंग है। स्पॉट फिक्सिंग का मतलब जानते हैं, मैच का फिक्स हो जाना। यही कारण था, मानिए कि सट्टाबाजी, मैच का फिक्स हो जाना। कुछ लोग आईपीएल के खिलाफ हैं। उनका कहा नाम है कि यह खेल ही नहीं है, ये एक बिजनेस है। यही कारण था कि राजस्थान और चेन्नई सुपर किंग्स को 2 साल के लिए बैन होना पड़ा। उसके बाद मुझे तो कोई प्रूफ नहीं मिला है कि मैं ऑफिशियल कह सकूं। यह नहीं होता है। हालांकि अब अंदर की बात अब वो लोग जाने। तो आप लोगों को मेरी वीडियो ये कैसी लगी आईपीएल के लिए की जानकारी के प्रति कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इसी तरह के लिए आप कमेंट करके बताइएगा, मोर वीडियो इंटरेस्टिंग फैक्ट और जानकारी के साथ बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।